सो फ्रेंड्स, यूपी टेट लेवल 2 2016 का सेकंड पेपर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या फिर आप इसे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र या फिर बाल विकास व अभिज्ञान भी बोल सकते हैं, जो कि पेपर 2 में बोला जाता है। तो चलिए आज हम लोग पेपर 2 का जो 2016 में पेपर आया था उसके सारे 30 क्वेश्चन को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और PYQs में वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज हम लोग वो क्वेश्चन 2016 का CDP का क्वेश्चन देख लेते हैं। PYQ लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहले मैं आप लोगों का स्वागत कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन PYQs फॉर्म पे करेंगे। ये लेवल 2 का PYQs है CDP का, और हम लोग इसको कवर करने के बाद पेपर 1 का भी करेंगे। जिन्होंने BEd और DLEd किया है, जो 6 to 8 का फॉर्म भरे हैं, लगभग 3.5 लाख के करीब फॉर्म भराया है। जो 3.5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपर प्राइमरी में फॉर्म भरा है। और तो फिर क्या है कि चलिए सेकंड पेपर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CTET हो चाहे UP टेट हो, लोग सेकंड पेपर में कम पास होते हैं फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी अंडर 20 मिनट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कल क्वेश्चन लाया था, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। बहुत ही डिफिकल्टी लेवल के PYQs फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि साइकोलॉजी के हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया है। जिसको हिंदी समझ में नहीं है वो इंग्लिश में देख लेगा। तो यहाँ पे जो सामूहिक अवचेतन है, जिसको कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोले जाते हैं, वो किसके द्वारा दिया गया है? पावलाव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फ्रायड के द्वारा, या फिर युंग के द्वारा। आप इन्हें युंग भी पढ़ सकते हैं, आप इन्हें जुंग भी पढ़ सकते हैं। तो फिर आपने पता ही कि पावलाव ने किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। फ्रायड क्या कहते थे? ईड सुपर ईगो की बात करते थे। स्किनर ने चूहे पे किया था। लेकिन यहाँ पे पूछा है सामूहिक अवचेतन, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा जुंग या युंग, दोनों में से आप एक नाम बोल सकते हैं। अगला सवाल है प्रश्न 2, इरोज शब्द किससे संबंधित है? द टर्म्स इरोज इज रिलेटेड टू। ये आपका जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, मरण मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, भव मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, या फिर प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो इरोज शब्द जो है आपका, ये आपका जीवन मूल प्रवृत्ति मतलब लाइफ इंस्टिंक्ट से संबंधित है। यहाँ पे पहला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज मैंने आंसर को भी कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो जो लोग भी देखेंगे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3, ईगो जो है वो किससे निर्देशित होता है? ईड ईगो, सुपर ईगो, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, आपको साइकोलॉजी क्लास 12th में मिल जाएगा, NCERT SCERT दोनों में। तो ईगो जो होता है वो किससे होता है? ईड आता है पहले, फिर ईगो आता है, फिर सुपर ईगो आता है। तो सुख के सिद्धांत से, वास्तविक सिद्धांत से, आदर्शवादी सिद्धांत से, या फिर सामान्य सिद्धांत से। तो देखिए प्लेजर प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे ईड पूछता तो यहाँ पे सुख का सिद्धांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका हो जाएगा वास्तविक सिद्धांत, क्योंकि ईगो जो होता है वो वास्तविक सिद्धांत पर ही आधारित होता है, फ्रायड के द्वारा, अगर आपने फ्रायड का सिद्धांत पढ़ा होगा तो। अगला सवाल है कि कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा? ये एक सुई है, ये इंजेक्शन है, जिससे क्या हो जाएगा? भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, या फिर भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। तो ये इंजेक्शन लेने के बाद भूख में कमी आ जाती है। आपको जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, या फिर जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो लोग अपना वेट लॉस करने के लिए भी इस तरीके के इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं कि उन्हें भूख कम लगे और उनका वजन जो है वो जल्दी से वो हो पाए, कि उन्हें भारी भारी चीज़ें ना खानी पड़े, वो लिक्विड फॉर्म पे भी अपने आप को जिंदा रख सके। 5वां है कि बुद्धि परीक्षण से आपको पता ही है कि सवाल आता है, तो आपको साइमन एवं बी ने और टर्मन्स जो हैं जिन्होंने इसका वो दिया है फॉर्मूला वगैरह, तो वो आपको याद करना होगा। तो बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्ष का बच्चा है और 75 अंक प्राप्त करता है। 16 वर्ष का बच्चा है, उसका IQ टेस्ट हुआ और उसने 75 अंक प्राप्त किया। उसकी मानसिक आयु यहाँ पे पूछी है। कभी कभी देखिए CA और MA दे देता है, मतलब कि उसकी वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, इंग्लिश में मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ देखिए, चाइल्ड 16 ईयर स्कोर 75, व्हाट इज़ IQ, मेंटल एज विल बी, मतलब मेंटल एज यहाँ पे बताना है। तो आपको पता ही होगा कि CA/MA × 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस तरीके से समझ में ना आए तो आपको सीधे क्या कर देना है, आपको 16 में 75 का मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1200 सीधे सीधे। अगर आप CA/MA × 100 के थ्रू नहीं लगा सकते हैं तो उस कंडीशन में, तो फिर यहाँ पे आप क्या करिए कि जो भी संख्या दी हुई हो और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मेंटल एज पूछ रहा है, मेंटल एज क्या है उसकी, ठीक है। तो उसका 75 स्कोर आया है
और उसका जो चाइल्ड वो 16 साल का है। क्रोनोलॉजिकल जो एज होता है वो 16 ईयर्स है। तो फिर आपको 16 से 75 को डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 1200 आएगा, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1200 आने के बाद आपको 1200 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो यहाँ पे आपका 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा और आंसर आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या सही हो जाएगा कि 12 वर्ष जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा था, लेकिन मुझे लगा कि शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूँगी। 16 से 75 को आप गुणा कर दीजिए, उसके बाद जो भी आए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अगर आप 12th का साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो न्यूरॉन्स होता है अपने बॉडी के अंदर, जो अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है, मतलब जिसके थ्रू ही चलते हैं, मतलब सारा काम हम लोग करते हैं अपने न्यूरॉन्स के माध्यम से ही दिमाग में सारे चीज़ों को पहुँचाया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और न्यूरॉन्स के थ्रू ही हम लोग अपना बचाव भी करते हैं, अपने आप को संभालते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो ये आपको 12th के एनसीईआरटी और एससीईआरटी में मिल जाएगा। तो ये क्या है, तंत्रिका तंत्र में होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सभी अंग, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड या फिर मस्तिष्क तथा मेरुदंड, मतलब कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे आपका मस्तिष्क और मेरुदंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तो जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है उसी से ब्रेन का कनेक्शन है। क्योंकि आपको पता है कि कभी यहाँ पे दिक्कत आ जाए, यहाँ पे पीछे आपका जो लघु मस्तिष्क होता है तो वो पूरा ही चीज़ें आपका मतलब याददाश्त वगैरह चली जाती है अगर यहाँ पे चोट लगे। तो मेरुदंड से ही सारे न्यूरॉन सिस्टम मस्तिष्क तक होते हैं। तो यहाँ पे आपका चौथा बहुत लंबा डेफिनेशन है। अभी तो फिलहाल मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ आपको, तो फिर मैं आपको इतना ही समझाऊंगी, अदरवाइज़ आप चाहे तो थ्योरी भी इसका पढ़ सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति है, मतलब क्या, इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की ये क्या है, मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, या फिर काय सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, काय प्रारूप विकृति है। तो यहाँ पे मनोग्रसित बाध्यता क्या है, यह आपका चिंता विकृति है। पहला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, सॉरी तीसरा। 8वां क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता को पहचान हेतु किसने सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था, मतलब कि ये जो आपका है क्रिएटिव थिंकिंग को किसने आइडेंटिफाई किया था, मेरी फील्ड ने, टॉरेंस ने, कोल एवं ब्रूस ने, या फिर कैंट ने। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर 2 टॉरेंस। टॉरेंस ने ही क्या किया था कि क्रिएटिव थिंकिंग को आइडेंटिफाई किया था। अगला सवाल है 9वां क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है। सो फ्रेंड्स, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आपको अपर प्राइमरी का जो होता है 6 to 8 का लेवल 2 पेपर, उसमें आपसे साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आप कम से कम 12th लेवल तक का साइकोलॉजी अच्छे से समझ लीजिएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो पेडागोजी भी आता है लेकिन साइकोलॉजी ज़्यादा आता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही कि थॉर्नडाइक व्यवहारवाद में आते हैं, जो आपका ये है मनोविश्लेषणात्मक में आपके सिगमंड फ्रायड आते हैं, और संज्ञानात्मक में आपके जो संज्ञानात्मक होते हैं उसमें आपके पियाजे वगैरह आते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, जो सीखने का वक्र होता है वो किसके सूचक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सीखने की प्रगति, छोटा कर देती हूँ, सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, या सीखने के रचनात्मकता के सूचक है। तो यहाँ पे आपका सही मतलब कि सीखने के सूचक क्या है, यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ पे सीखने के प्रगति के सूचक है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब प्रोग्रेस इन लर्निंग। आपको पता ही है कि सीखने में पठार आ जाना क्या होता है कि आपने सीखते सीखते क्या किया, उसको बीच में रोक दिया, तो सीखने में वो पठार आ जाता है। लेकिन प्रोग्रेस इन लर्निंग क्या होता है, सीखने का एक सूचक होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी, बेंडूरा और वॉल्टर ने, डोलार्ड और मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने, या फिर यूंग ने। तो आपको व्यक्तित्व का सोशल लर्निंग थ्योरी में आपको बेंडूरा ने और वॉल्टर ने दिया था, लेकिन बेंडूरा का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था सोशल लर्निंग थ्योरी में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, अधिगम के लिए, या फिर नैतिकता के लिए। तो जो आपका मिरर ड्राइंग परीक्षण है ये आपके लिए किया जाता है अधिगम के लिए, मतलब लर्निंग के लिए मिरर ड्राइंग परीक्षण किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, डैश इज वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रसार क्षेत्र, माध्यक और माध्यिका, औसत विचलन, या फिर मानक विचलन। फ्रेंड्स, आप लोग को सेकंड पेपर के लिए मीन, मीडियन और जो आपका जो बहुलक वाले होते हैं प्रश्न, आपको पता ही है कि
साइकोलॉजी में एक चैप्टर होता है सांख्यिकी, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। साइकोलॉजी में भी पूछता है और ये मैथ का चैप्टर है लेकिन साइकोलॉजी में पूछता है। तो यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप इज़ वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यक और माध्यिका। जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं आपको बीच में बता देती हूँ। अगला सवाल 14 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन क्या है कि ऑड वन आउट है, शेष से भिन्न है। TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ एंड मैन टेस्ट और सिस्टीन PF। तो इसमें से अलग क्या है? तो इसमें से जो आपका अलग है, 3 एक ही जैसे हैं और एक आपका टेस्ट जो है वो अलग है। तो जो यहाँ पे टेट है, TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रॉ एंड मैन टेस्ट, ये तीनों एक ही हैं। यहाँ पे जो सिस्टीन PF है ना, ये अलग है। लेकिन ये क्या अलग है, ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ दे दिया है कि जो सिस्टीन PF एक नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जबकि बाकी सभी क्या है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो ये क्या है, सिस्टीन PF अलग हो जाएगा। सिस्टीन PF से रिलेटेड मैंने कल भी वीडियो में कराया था, वो आप देख लीजिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि विकास कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। इंग्लिश में देख लेते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वाज प्रपोज्ड बाय। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका हैविघर्स्ट। तो SST का मैंने जो पेपर कराया था वो पेपर काफ़ी ईजी था मुझे लगा, लेकिन साइकोलॉजी का जो ये पेपर है ये थोड़ा टफ है। और जो मतलब इसे बाल विकास तो नहीं बोलेंगे, ज़्यादातर इसमें साइकोलॉजी के ही क्वेश्चन है। तो क्या है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क किसने दिया था? ये आपका दिया था हैविघर्स्ट ने। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। प्रश्न 16 है कि सीखने में पलायन आधारित है, किस पे आधारित है? जो सीखने में पलायन आ जाता है, सकारात्मक पुनर्बलन है, नकारात्मक पुनर्बलन है, विलंबित पुनर्बलन है या फिर पुनर्बलन की निष्क्रियता है। तो सीखने में अगर पलायन आ गया तो आपको पता ही होगा कि ये नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर का क्वेश्चन है, डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। मतलब कौन सा ऐसा अधिगम है जो प्राथमिक नियमों में से एक है अधिगम का, लर्निंग का? लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एनालॉजी या फिर लॉ ऑफ एसोसिएटेड शिफ्टिंग। हिंदी में भी देख लीजिएगा, अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम। तो इसमें हो जाएगा प्रभाव का नियम। क्या है? ये प्राथमिक नियमों में से एक है आपके अधिगम में। 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये हो जाएगा आपका केस अध्ययन या फिर प्रायोगिकीकरण या फिर सर्वेक्षण या फिर आपका अंतर्दर्शन। तो इसमें क्या पूछा था? इन्वेस्टिगेशन। अब लास्ट के उसमें देख सकते हैं, तो यहाँ पे केस स्टडी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 19, जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब एक व्यक्ति है, उसने एक चीज़ सीखा और उसी के आधार पर वो दूसरा चीज़ सीख रहा है, तो उसको प्रभावित जो करता है उसे क्या कहते हैं? ये आपका चिंतन है, स्मृति है, अधिगम अंतरण है या फिर बौद्धिक विकास है। तो ये आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे कि बहुत बार एग्जांपल आपको बहुत सारे लोग देते होंगे कि आपने पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर साइकिल चलाने के बाद जब आप गाड़ी या स्कूटी चलाते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो अपना साइकिल वाला ही अप्रोच उसमें लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें सही हो जाएंगी। ये अधिगम का अंतरण हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रहा है। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? तो देखिए जी वॉलस बिल्कुल नए होंगे, ये मेरे लिए भी बिल्कुल नए थे जब मैं पहली बार इसे पढ़ रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि उद्भवन है, उद्भाषण है, मूल्यांकन है या फिर उपक्रम और तैयारी है। तो ये जो आपके जो हैं जी वॉलस, ये आपको 12th लेवल में नहीं मिलेंगे, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल के साइकोलॉजी में मिलेंगे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा उपक्रम तैयारी, मतलब प्रिपरेशन। तो इनका हिंदी में एक बार देख लीजिए कि जी वॉलस के अनुसार जब का क्रिएटिव थिंकिंग होता है तो प्रथम चरण क्या होता है? तो प्रथम चरण होता है प्रिपरेशन करना। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, सरल सा। डैश ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आपको पता ही कि थॉर्नडाइक ने किया था। यहाँ पे आपका थॉर्नडाइक जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर का, थोड़ा बड़ा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन शारीरिक गुणों को गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। उक्त परिभाषा देने वाले कौन थे? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा M.L. मन या फिर S. प्रायड या फिर G.W. आल्पोर्ट या J.E. डैसी। तो सही आंसर हो जाएगा G.W. आल्पोर्ट ने इतना बड़ा सा परिभाषा दिया था जो आपने अभी ऊपर देखा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से कौन संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर।
तो आपको पता ही होगा पोलर जो थे उन्होंने चिंपैंजी पे अपना वो किया था, जो चिंपैंजी को केला के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे ये गेस्टाल्टवादी हैं, व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी, और आपके ये बहुत सारे ऐसे क्या हैं अलग अलग उनका सिद्धांत दिया हुआ है। 24 नंबर का सवाल है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्ध विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या पूछा? ध्वनि की गति के अनुक्रम में, तो यहाँ पे आपका स्वर विज्ञान, फोनोलॉजी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। वुडवर्ड के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड इज नॉट द डिमेंशन ऑफ द मेमोरी। क्या है? धारण है, पुनः स्मरण है, पहचानना है या तर्क करना है। तो वुडवर्ड के अनुसार पूछा है तो यहाँ पे तर्क करना हो जाएगा, बाकी तीनों हैं, मतलब कि रिटेंशन भी होता है, रिकॉल भी होता है और रिकग्नाइजेशन भी होता है, लेकिन तर्क करना नहीं होता है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि नहीं में पूछा था। अगला सवाल है 26 नंबर का कि टीएटी द्वारा बनाया गया था। टीएटी आपके 12th के साइकोलॉजी के बुक में दिया हुआ है। ये आपका किसके द्वारा बनाया गया था? तो एक रोशार्क स्याही धब्बा के थ्रू भी बनाया गया था कि धब्बा देकर उसमें पूछा जाता था कि आप कौन सा इमेज आपको दिख रहा है, स्याही के धब्बे से ये एक्सपेरिमेंट किया जाता था और एक टीएटी का था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मर्रे। दो लोग थे इसमें, एक का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मर्रे एवं मुरैन करके थे दो लोग, दोनों का नाम म से ही स्टार्ट था। तो इसमें मर्रे लिखा है, मुर्रे भी बोलते हैं इन्हें। तो इन्होंने क्या किया था? इसके द्वारा दिया गया था। और रोशार्क पूछेगा तो रोशार्क स्याही धब्बा जो एक्सपेरिमेंट था वो रोशार्क था, उसमें था। अगला सवाल है 27 नंबर का कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना डैश कहलाता है। मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मतलब ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर दैट द डायरेक्टेड टुवर्ड अ गोल इज। क्या हो जाएगा? कौन से क्वेश्चन में करेंगे? ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर, तो क्या हो जाएगा? संवेग होगा आपका, या फिर अभिप्रेरणा, कुंठा या एग्रेशन। तो यहाँ पे कुंठा हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर देख लीजिएगा कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या हो? मतलब आपने कोई लक्ष्य निर्देश कर लिया है लेकिन उसमें क्या आ गया है कि बाधा आ गया है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कुंठा कहलाएगा। कुंठा को इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए। ठीक है। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? 28 नंबर का सवाल है कि आँख का जो रंग होता है अंदर, उसमें कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज? तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि आनुवंशिकता मतलब आपके माता पिता का कलर आँख का जो होता है आपको भी वही फिर मिलता है कलर। अगला सवाल है 29 नंबर का, आधार आयु निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु मतलब बेसल इज द रिलेटेड मेजरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बुद्धि। आधार आयु किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और चलिए इसको देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो इसकी क्या उदाहरण बनता है? मतलब एक बच्चा है, उसको डांट पड़ गया, वही जाकर अपनी छोटी बहन को डांट दिया, तो क्या उदाहरण होगा? ये विस्थापन होगा, रिप्लेसमेंट, या फिर उदात्तीकरण होगा, या फिर कन्वर्जन होगा, या फिर रिएक्शन फॉर्मेशन होगा? तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसा उसको मिला उसने जाके घर में भी, मतलब आपको कहीं से गुस्सा मिला और आपने अब वही गुस्सा आकर अपने घर पे दिखा दिया। जैसे कि आप जॉब करते हैं, आपके सीनियर ने आपको डांट दिया तो आपने आकर घर पे दूसरे को अपना गुस्सा दिखा दिया। तो फ्रेंड्स आज हमारा फिर से 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी देखेंगे उनको बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2016 के पेपर के साथ। और ये 2016 का ही तो पेपर था आई थिंक, तो जो भी था, क्योंकि 2013 में पेपर हुआ था, 14-15 में नहीं हुआ था, 16 में हुआ था, 17 में 17 है, ये 16 का ही है। 17 का पेपर होगा उसके साथ हम लोग मिलेंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है, बीच में गैप भी हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर किसी को इसका PDF चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको PDF दे दूँगी। और ज़रूर देखिए, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं 2017 के CDP के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।